नमस्ते। किताब वाइब्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं किताब द आर्ट ऑफ बीइंग, एरिक फ्रॉम द्वारा। नमस्ते। हाँ, एरिक फ्रॉम एक बहुत ही माने हुए विचारक। बिल्कुल। और ये किताब द आर्ट ऑफ बीइंग उनकी एक और मशहूर किताब है, टू हैव और टू बी, उसी के साथ लिखी गई थी। हाँ, एक तरह से उसका प्रैक्टिकल हिस्सा कह सकते हैं। हाँ, वही। इसमें फ्रॉम हमें होने की कला मतलब बीइंग की जो कला है उसे सीखने के कदमों पर सोचने को कहते हैं। ये एक तरह से खुद को जानने और बेहतर बनाने की गाइड जैसी है। बिल्कुल। ये सिर्फ जीने के बारे में नहीं है, बल्कि कैसे जिया जाए, इस पर एक गहरी सोच है। फ्रॉम हमें उकसाते हैं कि हम अपनी जिंदगी के ढर्रे पर, मतलब जिस तरह हम जी रहे हैं, उस पर सवाल उठाएं। सवाल उठाएं कि क्या हम चीजें इकट्ठा करने मतलब हैविंग में लगे हैं या सच में जी रहे हैं, यानी बीइंग। एग्जैक्टली। यही हैविंग और बीइंग का फर्क, शायद यही किताब का दिल है। फ्रॉम कहते हैं कि आजकल ज्यादातर लोग हैविंग मोड में जीते हैं। इसका क्या मतलब है, थोड़ा खोलेंगे इसे? जरूर। हैविंग मोड का मतलब है अपनी पहचान, अपनी खुशी, इन सबको चीजों से, रिश्तों से या यहाँ तक कि विचारों को इकट्ठा करने और उन पर कब्जा जमाने से जोड़ना। अच्छा, जैसे? जैसे कोई सोचता है मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मैं सफल हूं, या मेरे पास बहुत ज्ञान है, डिग्रियां हैं तो मैं बुद्धिमान हूं। इसमें जोर मेरा पर होता है। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा साथी, मेरी नौकरी, यहाँ तक कि मेरा दुख भी। अच्छा, मतलब चीजों के मालिक होने से अपनी कीमत तय करना। और बीइंग मोड वो क्या है फिर? बीइंग मोड इसके ठीक उलट है, बिल्कुल ऑपोजिट। इसमें खुशी बाहरी चीजों पर कब्जा करने से नहीं आती। तो फिर कहाँ से आती है? वो आती है अंदरूनी अनुभव से, एक्टिव रहने से, दुनिया के साथ गहरे जुड़ाव से। यहाँ जोर अनुभव करने पर है। प्यार करना, सोचना, कुछ नया सीखना, दूसरों के साथ बांटना। ये एक एक्टिव स्टेट है जहां आप हर पल जी रहे होते हैं, न कि सिर्फ चीजें जमा कर रहे होते हैं। सुनने में तो बीइंग मोड ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा मानवीय। लेकिन फ्रॉम ये भी कहते हैं कि हमारा आजकल का समाज वो हमें हैविंग मोड की तरफ ही धकेलता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी चक्कर में हमने खुशी का मतलब भी बदल दिया है। कैसे बदल दिया है? आजकल खुशी का आम मतलब क्या बन गया है? बस अपनी हर इच्छा पूरी करना, है ना? चाहे वो इच्छा कहीं से भी आई हो, जरूरी हो या गैर जरूरी, अच्छी हो या बुरी, बस पूरी हो जाए तो हम सोचते हैं हम खुश हैं। हाँ, ये तो है। फौरी राहत मिल जाती है। हाँ, वही। ये एक तरह की फौरी राहत या मजे जैसा है, प्लेजर कह लीजिए। ये सच्ची खुशी, जॉय नहीं है। तो फिर फ्रॉम सच्ची खुशी किसे मानते हैं? उनका नजरिया क्या है? फ्रॉम एक ज्यादा गहरे नजरिए की बात करते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि भाई, जो इच्छा हम पूरी कर रहे हैं, क्या वो वाकई हमारे विकास के लिए, हमारी भलाई के लिए अच्छी है भी, या बस हमें भटका रही है? अच्छा। उनके हिसाब से सच्ची खुशी केवल उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने से मिलती है जो हमारी इंसानी प्रकृति के, हमारे स्वभाव के मुताबिक हों और हमें एक बेहतर, ज्यादा पूर्ण इंसान बनने में मदद करें। मतलब ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का वस्तुनिष्ठ पैमाना है, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। हमें पूछना चाहिए, क्या ये चीज वाकई मेरे लिए, मेरे विकास के लिए अच्छी है? इसकी उन्होंने एक माली और गुलाब के पौधे से तुलना की थी, है ना? वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे माली जानता है कि भाई, इस गुलाब के पौधे को सबसे अच्छा गुलाब बनने के लिए क्या चाहिए, सही मिट्टी, सही नमी, तापमान वगैरह। हाँ। उसी तरह इंसान के भी विकास के लिए, उसके खिलने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ जरूरतें हैं। तो जीवन का लक्ष्य क्या हुआ फिर फ्रॉम के हिसाब से? जीवन का लक्ष्य फ्रॉम के अनुसार खुद को इस तरह विकसित करना है कि हम अपनी पूरी इंसानी संभावनाओं को जी सकें, अपनी असलियत के सबसे करीब आ सकें, और इसका सबसे बुनियादी रूप है महान मुक्ति, ग्रेट लिबरेशन। महान मुक्ति, इसका क्या मतलब है? यानी लालच और भ्रम के जो बंधन हैं, उनसे आजादी। ये आइडिया कई परंपराओं में मिलता है। बौद्ध धर्म, ईसाई रहस्यवाद, स्पिनोजा, मार्क्स, सब कहीं ना कहीं इसकी बात करते हैं। और ये मुक्ति कैसे मिलती है? ये मिलती है तर्क यानी रीजन के विकास से, दुनिया को वैसे ही जानने की क्षमता से जैसी वो है, न कि सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उसे तोड़ मरोड़ने वाली बुद्धि से। लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि आजकल खासकर औद्योगिक समाज में मुक्ति का मतलब सिर्फ बाहरी ताकतों से आजादी तक सिमट गया है। हाँ, जैसे पहले सामंतवाद से आजादी, फिर पूंजीवाद या साम्राज्यवाद से। लेकिन वो कहते हैं कि बाहरी गुलामी के साथ साथ एक अंदरूनी गुलामी भी होती है। अंदरूनी गुलामी? हाँ, समाज जो हमारे अंदर इच्छाएं और विचार डाल देता है, वो हमें ज्यादा गहराई से जकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनका पता ही नहीं चलता, हम उन्हें अपना ही मान लेते हैं। ओहो,
ये तो सच में सोचने वाली बात है। मतलब हम आजाद महसूस करते हैं पर शायद है नहीं। बिल्कुल। इसीलिए असली लक्ष्य संपूर्ण मुक्ति है, अंदरूनी और बाहरी दोनों। इसे वो रैडिकल ह्यूमनिज्म या मूल मानवतावाद कहते हैं। और इसके लिए तर्क को सिर्फ बाहरी दुनिया पर नहीं, खुद पर भी लागू करना होगा। आत्म जागरूकता जरूरी है। पर फ्रॉम ये भी साफ करते हैं कि ये किताब कोई आसान नुस्खा नहीं है ना? कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ दिशाएं सुझा रहे हैं, कुछ तरीके बता रहे हैं जो उन्होंने खुद आजमाए हैं। वो कहते हैं कि जीने की कला सीखने के लिए हमें उन लोगों से सीखना होगा जो इसे सच में जी चुके हैं, जिन्हें वो मास्टर्स ऑफ लिविंग कहते हैं। अच्छा, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले हमें रास्ते की बाधाओं को जानना होगा। और सबसे पहली बाधा जो उन्होंने बताई वो है महान धोखा या ग्रेट शैम्स। हाँ, और ये धोखा वो कहते हैं समाज में हर तरफ है। जैसे प्रोडक्ट्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, या विज्ञापन जो झूठे दावे करते हैं। राजनीति में भी झूठ, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये सब आम है। बिल्कुल। और कला और साहित्य में भी यही धोखा है। लोग असली और नकली में फर्क नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शब्दों पर, बौद्धिक चीजों पर ध्यान देते हैं। लिखने वाले की असलियत, उसकी प्रामाणिकता को महसूस नहीं कर पाते। उन्होंने ज़ेन बुद्धिज्म का उदाहरण दिया था। हाँ, कि कैसे डीटी सुजुकी जैसे प्रामाणिक लेखक हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ बुद्धिजीवी हैं, जिनकी किताबें शायद समझना आसान लगे, पर उनमें वो गहराई, वो सार नहीं होता। और प्रसिद्धि, प्रचार, ये सब भी हमें धोखा देते हैं। और ये धोखा शायद सबसे ज्यादा खतरनाक तब होता है जब वो इंसान की मुक्ति, कल्याण और खुशी के क्षेत्र में आता है। हाँ, फ्रॉम ये लिखते हुए भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि मानव विकास, आत्म साक्षात्कार जैसे शब्द आजकल इतने कॉमर्शियल हो गए हैं, इतने बिकने लगे हैं। एक बाजार बन गया है पूरा। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि ज्यादातर धोखे अनजाने में होते हैं। मतलब जो लोग ये ज्ञान बेच रहे हैं वो शायद ईमानदारी से मानते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं। असल में वो शायद नुकसान ज्यादा कर रहे हो। उन्होंने 1920-30 के दशक के कुछ आंदोलनों का जिक्र किया था। शरीर की मुक्ति, मन की मुक्ति। हाँ, जैसे ग्रोडेक, विल्हेम राइक शरीर की मुक्ति की बात कर रहे थे, और योग, ज़ेन मन की मुक्ति की। ये शुरू में कुछ ही लोगों के लिए थे, लेकिन 50-60 के दशक तक आते आते ये एक बड़ा बाजार बन गया। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ग्रुप थेरेपी, ज़ेन, सब कुछ छोटे छोटे कोर्स में मिलने लगा। फटाफट नतीजे का वादा, बिना ज्यादा मेहनत के। हाँ, और वो खास तौर पर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, टीएम और ईएसटी जैसे आंदोलनों की आलोचना करते हैं कि कैसे टीएम मंत्रों को बेचता है, हर इच्छा पूरी करने का वादा करता है और लोगों को अपने ऊपर निर्भर बना लेता है। ईएसटी भी कुछ ऐसा ही करता है, योग, ज़ेन वगैरह को पैक करके बेचता है। तो फ्रॉम का कहना है कि इन तरीकों से शायद थोड़ी देर का आराम मिल जाए, रिलैक्स महसूस हो। हाँ, शायद, लेकिन ये व्यक्ति को लंबे समय में नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? ये मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते हैं, मूल्यों का व्यवसायीकरण करते हैं, बिना प्रयास के सिद्धांत को मजबूत करते हैं और पारंपरिक मूल्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इनसे मन और ज्यादा भ्रमित होता है, साफ होने की बजाय। तो इसका हल क्या है? यथार्थवादी होना, रियलिस्टिक होना, धोखे को, विनाश को, स्वार्थ को पहचानना जरूरी है, चाहे वो कितने भी अच्छे लबादे में क्यों ना छिपा हो। बुद्ध, जीसस, स्पिनोजा जैसे जो महान गुरु थे, वो सॉफ्ट नहीं थे, वो कठोर यथार्थवादी थे। वो सच को जैसा था वैसा देखते थे। तो पहली बाधा हुई महान धोखा। दूसरी बाधा है तुच्छ बातचीत। हाँ, ट्रिवियल टॉक। हाँ, तुच्छ मतलब सतही। ऐसी बातें जो चीजों की जड़ों तक न जाएं, जो जरूरी और गैर जरूरी में फर्क न करें। बुद्ध ने भी ऐसी बातचीत को परिभाषित किया था, है ना? हाँ, उन्होंने कहा था कि राजाओं, चोरों, खाने पीने, कपड़ों, रिश्तेदारों, दुनिया कैसे बनी, इन सब के बारे में बातें जो वैराग्य, शांति या ज्ञान की ओर नहीं ले जाती, वो तुच्छ हैं। और आज भी हम ऐसी बातें करते हैं। महंगाई, राजनीति, स्कैंडल्स, गॉसिप। बिल्कुल। और ये बातचीत शायद इसलिए होती है क्योंकि लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का कोई बहाना चाहिए, कोई कनेक्शन चाहिए, भले ही वो कितना ही सतही क्यों ना हो। ज्यादातर तुच्छ बातचीत शायद अपने बारे में होती है, अपनी सेहत, बच्चे, सफलताएं। हाँ, बिल्कुल। लोग अपनी बातें सुनाने के बदले में दूसरों की बातें सुनने को तैयार रहते हैं। एक तरह का लेन देन है। और ये जरूरत क्यों पैदा होती है? फ्रॉम कहते हैं ये आधुनिक अकेलेपन से आती है। सही। लोग दूसरों से गहरे संपर्क से डरते हैं क्योंकि उसमें चोट लगने का खतरा होता है, पर वो अकेले भी नहीं रहना चाहते। तो तुच्छ बातचीत एक तरीका है, बिना अकेले हुए अकेला कैसे रहूं, इसका जवाब है ये। और ये एक लत बन जाती है, एडिक्शन। हाँ, और बुरी संगत सिर्फ तुच्छ लोगों की नहीं होती, बुरे, विनाशकारी, नेगेटिव लोगों की संगत भी खतरनाक होती है।
मानव संबंधों का एक नियम है, फ्रॉम कहते हैं, कोई भी संपर्क दोनों को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। हाँ, मतलब हम जिससे भी मिलते हैं उसका असर हम पर पड़ता है और हमारा उस पर। एक बुरा चेहरा भी, एक नेगेटिव इंसान भी हम पर गहरा असर डाल सकता है, भले ही हमें पता ना चले। तो ऐसी संगत से बचना चाहिए। बचना चाहिए, या कम से कम धोखे में नहीं आना चाहिए। मुखौटे के पीछे की सच्चाई देखनी चाहिए। माइमोनाइड्स ने तो यहां तक कहा था कि अगर बुरे लोगों के साथ रहने को मजबूर किया जाए तो देश छोड़कर रेगिस्तान चले जाना चाहिए। अरे बाप रे। हाँ, और हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों किसी से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, जब तक हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, तो महान धोखा, तुच्छ बातचीत। अगली बाधा है कोई प्रयास नहीं, कोई दर्द नहीं। नो एफर्ट नो पेन। हाँ, ये आजकल बहुत आम है। लोग मानते हैं कि सब कुछ आसानी से मिलना चाहिए, बिना मेहनत, बिना दर्द के। शिक्षा प्रणाली इसका अच्छा उदाहरण है ना? जहां कोशिश होती है कि सब कुछ आसान और मनोरंजक बना दिया जाए। बिल्कुल, विज्ञान को छोड़कर, जैसा वो कहते हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो हमें ऐसे तकनीकी लोग चाहिए जिन्हें बस थोड़ी बहुत जानकारी हो, ज्यादा गहराई नहीं। दूसरा, हमारा पूरा सिस्टम इस दिखावे पर टिका है कि कोई मजबूर नहीं है, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मतलब जबरदस्ती की जगह सहमति ने ले ली है। हाँ, और ये सहमति लाई जाती है मास सजेशन से, विज्ञापनों से, मीडिया से। और तकनीकी प्रगति ने शारीरिक मेहनत कम कर दी है। अब तो मशीनें सोचने और याद रखने का काम भी कर रही हैं। इससे पूर्ण आलस्य एक आदर्श जैसा बन गया है। और इसी से जुड़ा है कोई दर्द नहीं का सिद्धांत, दर्द से बचने का डर। हाँ, छोटे छोटे दर्द भी, जैसे संगीत का अभ्यास करना या कोई ऐसा विषय पढ़ना जिसमें मन ना लगे। ये सब छोटे दर्द हैं जिन्हें स्वीकार करना सीखना होगा अगर हमें कुछ सीखना है या बेहतर बनना है। और बड़ा दुख तो खैर जीवन का हिस्सा है ही। बिल्कुल, दुख को साझा करने का अनुभव ही तो हमें जोड़ता है, एकजुटता का आधार बनता है। दर्द से भागना हमें कमजोर और अकेला बनाता है। अगली बाधा थोड़ी पेचीदा है, सत्ता विरोधीवाद, एंटी ऑथोरिटेरियनिज्म का डर। मतलब अनुशासन या किसी नियम को मानने का डर। हाँ, इसे अक्सर स्वतंत्रता की इच्छा के रूप में देखा जाता है, और इसकी जड़ें सही भी हैं। एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता है, खरीदने बेचने की। दूसरी ज्यादा गहरी है, खुद होने की स्वतंत्रता, किसी दूसरे का साधन न बनने की। लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि धीरे धीरे ये सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ एक विचारधारा बनकर रह गई। हाँ, पश्चिमी लोकतंत्रों में बाहरी सत्तावाद तो कम हुआ, पर व्यक्ति की असली स्वतंत्रता भी कम हो गई। निर्भरता का रूप बदल गया। पहले राजा, पुजारी या बॉस पर निर्भर थे, अब बड़े बड़े संगठनों पर, नौकरशाही पर निर्भर हैं। व्यक्ति पहले से ज्यादा शक्तिहीन हो गया है, पर उसे इसका एहसास नहीं होता। सही, और इस एहसास से बचने के लिए उसने एक नई चीज इजाद की, पूर्ण, बिना किसी रोक टोक वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आदर्श। यौन स्वतंत्रता इसका एक उदाहरण है ना? हाँ, इससे अपराध बोध कम हुआ, जो शायद अच्छा था, लेकिन इसके कुछ बुरे प्रभाव भी हुए। इच्छा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विम, स्थापित हो गई। इच्छा शक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल की जगह। विम यानी सनक। हाँ, इसमें और इच्छा शक्ति में क्या फर्क है? सनक कोई भी इच्छा है जो अचानक मन में उठती है, जिसका हमारे व्यक्तित्व के बड़े लक्ष्यों से कोई लेना देना नहीं होता। आज इसे पूरा करना ही स्वतंत्रता मान लिया जाता है। जैसे? और जैसे अचानक किसी अजनबी के साथ सो जाने की इच्छा, या गुस्से में आकर किसी को चाकू मार देने की इच्छा। फ्रॉम कहते हैं ये दोनों सनक के उदाहरण हो सकते हैं। सनक का आधार है निष्क्रियता, पैसिविटी, जबकि इच्छा शक्ति का आधार है सक्रियता, एक्टिविटी, एक सोचा समझा चुनाव। और उपभोग का क्षेत्र, वो आजकल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाटक करने की सबसे महत्वपूर्ण जगह बन गया है। बिल्कुल, ग्राहक सुपरमार्केट का राजा लगता है ना, लेकिन उसे पता नहीं कि उसे क्या बेचा जा रहा है, उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। और अलग अलग ब्रांड के बीच चुनाव करना असल में कोई खास चुनाव है ही नहीं। जितनी ज्यादा शक्तिहीनता और असली इच्छा शक्ति की कमी होती है, उतनी ही ज्यादा या तो हम अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, या फिर अपनी सनकों को पूरा करने और मनमानी करने पर जोर देने की एक जुनूनी इच्छा पैदा हो जाती है। और ये सत्ता विरोधीवाद, यानी किसी नियम को ना मानना, अक्सर इसी नार्सिसिस्टिक आत्मभोग का, यानी सिर्फ अपने मजे का बहाना बन जाता है। बाप रे, ये बाधाएं तो सच में बहुत गहरी हैं। तो अब आते हैं उन कदमों पर जो हमें होने की ओर ले जा सकते हैं। पहला है एक चीज चाहना, टू विल वन थिंग। हाँ, ये बहुत बुनियादी है।
इसका मतलब है किसी एक लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना, अपनी सारी ऊर्जा उसी दिशा में लगाना। क्योंकि जब ऊर्जा बटी होती है, 10 जगह लगी होती है, तो हमारी क्षमता बहुत कम हो जाती है। चाहे लक्ष्य कुछ भी हो, अच्छा या बुरा। हाँ, चाहे लक्ष्य भौतिक हो या आध्यात्मिक, नैतिक हो या अनैतिक, अगर उत्कृष्टता हासिल करनी है तो एकाग्र इच्छा जरूरी है। लेकिन हमारे समाज में तो लक्ष्यों के बीच विरोधाभास आम है। बिल्कुल। जैसे एक तरफ ईसाई दान और परोपकार की शिक्षा है, दूसरी तरफ बुर्जुआ समाज की उदासीनता और स्वार्थ है। व्यवहार में तो स्वार्थ ही हावी है, पर पुराने आदर्श अभी भी कुछ लोगों को थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं, पर इतने नहीं कि वो अपना जीवन बदल दें। और औद्योगिक समाज में पूरे दिल से काम करने के अवसर भी कम हो गए हैं। हाँ, असेंबली लाइन पर काम करने वाला वर्कर या कोई क्लर्क अगर वो पूरी इच्छा और लगन से अपना उबाऊ काम करे तो शायद पागल हो जाए। लेकिन कुछ व्यवसायों में अभी भी उत्कृष्टता संभव है। हाँ, जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, कलाकार, नर्स या कोई कुशल कारीगर, ड्राइवर, बढ़ई। हालांकि मशीनीकरण इसे भी कम कर रहा है, लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि काम के तकनीकी पहलू से ज्यादा शायद सामाजिक पहलू में संभावना है। सामाजिक पहलू मतलब आजकल ज्यादातर काम टीम वर्क में होता है। अगर कर्मचारी संस्थाओं को चलाने में हिस्सा लें, एक समुदाय की तरह काम करें, तो ये एक ऐसा काम बन सकता है जिसमें उत्कृष्टता हासिल की जा सकती है, पूरे दिल से जोड़ा जा सकता है। और समाज का बेहतर संगठन भी सबको योगदान करने का अवसर दे सकता है। हाँ, अगर समाज और राज्य नागरिक के ऊपर या उसके खिलाफ खड़े ना हो, बल्कि नागरिक के काम का ही नतीजा हो। ठीक है, तो पहला कदम हुआ एक चीज चाहना। हाँ। अगला कदम है जागृत होना, टू बी अवेक। हाँ, आजकल चेतना बदलने की, कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने की बहुत बातें होती हैं, ड्रग्स से या समाधि से। लेकिन फ्रॉम एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछते हैं। क्या? कि भाई, जब ज्यादातर लोग सामान्य रूप से ही पूरी तरह जागृत नहीं हैं, तो चेतना बदलने की क्या जरूरत है? पहले जागना तो सीख लें। ज्यादातर लोग आधे जागे हैं। आधे जागे, इसका क्या मतलब? मतलब हम शारीरिक रूप से जागे हुए हैं, पर मानसिक रूप से पूरी तरह मौजूद नहीं हैं। जैसे नींद और जागने में शारीरिक अंतर होते हैं। जागते हुए हम बाहरी दुनिया से डील करते हैं, सुरक्षा के लिए काम करते हैं। सोते हुए हम इससे मुक्त होते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, सपने देखते हैं। सपने अक्सर हमारी रचनात्मकता दिखाते हैं। बिल्कुल। उसी तरह जागने की अवस्था में भी कई स्तर होते हैं, सुस्ती से लेकर पूरी सतर्कता तक। और ये अवस्थाएं बहुत जल्दी बदल सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। लोगों का प्रभाव एक बड़ा कारक है। ऑफिस में सुस्त बैठा आदमी किसी प्रियजन से मिलते ही एकदम जीवन तोड़ता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। कोई खतरा या जीतने का मौका या कोई जुनून भी हमें जगा सकता है। हाँ। फ्रॉम कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या जगाता है और मैं बताऊंगा कि तुम कौन हो। वाह। लेकिन ये भी आंशिक सतर्कता है। पूर्ण जागृति, टोटल अवेकनेस अलग चीज है। वो क्या है? उसमें व्यक्ति खुद के और आसपास की दुनिया, लोग, प्रकृति सबके प्रति पूरी तरह जागरूक होता है। सतह के साथ साथ जड़ें भी साफ दिखती हैं। दुनिया एकदम वास्तविक, रियल हो जाती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया था किसी चेहरे को देखने का। हाँ, कि जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा जिसे हम शायद रोज देखते हैं, अचानक एक नए आयाम में जीवंत हो उठता है। हम उसकी असलियत को महसूस करते हैं। हम उसे बस देखते हैं, महसूस करते हैं, बिना किसी विश्लेषण के। और इसी जागृति से जुड़ा है अगला कदम, अवगत होना, टू बी अवेयर। ये जागृत होने से अलग कैसे है? अवेयर का मतलब है ध्यान देना, सचेत होना। ये सिर्फ जानने या जागृत होने से थोड़ा ज्यादा है। इसमें कुछ ऐसा खोजना शामिल है जो पहले स्पष्ट नहीं था, जो छिपा हुआ था। इसके भी कई मतलब हैं। हाँ। जैसे शारीरिक जागरूकता, अपनी सांस के प्रति जागरूक होना। ये सांस के बारे में सोचने से अलग है। जब हम जागरूक होते हैं तो हम सोचते नहीं, बस महसूस करते हैं। अपनी हरकतों के प्रति जागरूक होना भी। हाँ, जैसे धीरे धीरे हाथ उठाते हुए ये महसूस करना कि वो कैसे हिल रहा है, उसकी मांसपेशियों में क्या हो रहा है, न कि सिर्फ ये देखना कि हाथ उठ गया। अपनी भावनाओं और मूड के प्रति जागरूक होना भी ऐसा ही है, महसूस करना, न कि उनके बारे में सोचना। बिल्कुल। और फिर आता है सबसे गहरा स्तर, छिपी हुई चीजों के प्रति जागरूक होना, यानी अपने अचेतन या दमित हिस्से को चेतन बनाना। यहीं पर वो मार्क्स और फ्राइड की बात करते हैं। हाँ, कि दोनों ने दो महत्वपूर्ण आलोचनात्मक सिद्धांत दिए। मार्क्स ने समाज और इतिहास की छिपी हुई शक्तियों और संघर्षों को दिखाया। फ्रायड ने हमारे मन के अंदर के संघर्षों को उजागर करने का लक्ष्य रखा। दोनों का मकसद इंसान की मुक्ति था, और दोनों के सिद्धांतों का हश्र भी एक जैसा हुआ। वो विचारधारा बन गए, उनका आलोचनात्मक पहलू खो गया। सही।
लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि जागरूकता सिर्फ अंदरूनी संघर्षों तक सीमित नहीं है। हमें सामाजिक जीवन के उन संघर्षों के प्रति भी जागरूक होना होगा जिन्हें विचारधाराएं यानी सामाजिक बहाने रैशनलाइजेशंस छुपाती हैं। क्योंकि व्यक्ति समाज का हिस्सा है। हाँ, अगर हम सामाजिक सच्चाई के बारे में भ्रम में हैं तो हमारे मन की स्पष्टता भी प्रभावित होगी। देखने की क्षमता बट नहीं सकती। या तो हम सब कुछ साफ देखते हैं या कुछ भी नहीं। लेकिन क्या इस जागरूकता से सच में मुक्ति मिलती है? क्या ये हमेशा अच्छी होती है? ये एक अहम सवाल है। क्या होगा अगर संघर्ष ऐसा है जिसका कोई हल नहीं, जैसे कोई लाइलाज बीमारी? क्या तब भ्रम एक दर्दनाक सच्चाई से बेहतर नहीं है? फ्रॉम कहते हैं ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन उनका मानना है कि सच्चाई से अवगत होने का, सच को जानने का अपने आप में एक मुक्तिदायक प्रभाव होता है। ये ऊर्जा लेता है, मन को साफ करता है, व्यक्ति ज्यादा स्वतंत्र और जीवंत महसूस करता है। भले ही बाहरी वास्तविकता ना बदले, पर व्यक्ति भेड़ की तरह जीने के बजाय इंसान की तरह जी और मर सकता है। तो होने की कला में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है वो सब कुछ जो हमारी जागरूकता और आलोचनात्मक सवाल पूछने वाली सोच की क्षमता को बढ़ाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बुद्धि का नहीं, चरित्र का मामला है कि हम अतार्किक सत्ताओं और मूर्तियों से कितने स्वतंत्र हैं और ये स्वतंत्रता कैसे हासिल करें। अधीनता के छोटे छोटे संकेतों के प्रति संवेदनशील होकर और साहस का अभ्यास करके, थोड़ा डरपोक होने की बजाय हिम्मत दिखाना सीखकर। और थोड़ा अविश्वासी होना भी मददगार है। हाँ, गहरा अविश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि हम जो कुछ भी सुनते या पढ़ते हैं वो अक्सर या तो झूठ होता है या सच को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया होता है। ठीक है, तो जागरूकता और आलोचनात्मक सोच के बाद अगला कदम है ध्यान केंद्रित करना। हाँ, ये तो आज के ज़माने में बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे फ्रॉम साइबरनेटिक मनुष्य कहते हैं, उसके लिए एकाग्रता दुर्लभ है। लोग एक साथ कई काम करना पसंद करते हैं, मल्टीटास्किंग। हाँ, और टीवी तो एकाग्रता ना करने का सबसे अच्छा शिक्षक है। पढ़ने की आदतें भी यही दिखाती हैं। लोग पूरी किताब पढ़ने के बजाय सारांश या सिर्फ कुछ हिस्से पढ़ लेते हैं। एकाग्रता दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इच्छा एक चीज पर केंद्रित नहीं है। कोई लक्ष्य जुनून से नहीं साधा जाता और लोग ध्यान केंद्रित करने से डरते भी हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी एक चीज में डूब गए तो वो खुद को खो देंगे। ये डर हैविंग वाले मोड से आता है। हाँ, बिल्कुल। होने वाले व्यक्ति के लिए ये डर मुख्य बाधाओं में से एक है। एकाग्रता के लिए अंदरूनी गतिविधि चाहिए, सिर्फ व्यस्तता नहीं। लोग सोचते हैं कि यह थकाऊ है, पर असल में एकाग्रता जगाती है, जबकि एकाग्रता की कमी थका देती है। तो इसे कैसे सीखें? कोई तरीका है? पहला कदम है स्थिर रहना सीखना। रोज 10-20 मिनट तक चुपचाप बैठना, कुछ ना करना, बस अपने अंदर क्या हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहना। ये मुश्किल है, शरीर हिलेगा, मन भटकेगा। हाँ, बहुत मुश्किल है। फ्रॉम कहते हैं कि क्लासिक बैठक, जैसे मिस्र के फ़ैरो की मूर्ति में दिखती है, मददगार हो सकती है। पीठ सीधी, न ज्यादा कड़ी न ढीली, जीवंत और आरामदायक। और इसके बाद? इसके बाद प्रत्यक्ष एकाग्रता अभ्यास जोड़ें, जैसे किसी वस्तु पर एक सिक्का, फूलदान, पत्ता। तब तक ध्यान केंद्रित करें जब तक कि आप उसे बंद आंखों से पूरी तरह ना देख लें, या किसी शब्द पर ध्यान लगाएं। विचार तो बीच में आएंगे ही। हाँ, बिल्कुल आएंगे। उन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश ना करें, बस धैर्य रखें, वापस अपने ध्यान पर लौटाएं। नींद आने की बाधा भी होगी, और सबसे जरूरी है असफलता को सहन करने की क्षमता। शुरू में ध्यान नहीं लगेगा, पर हार नहीं माननी है। विचारों और भावनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, जैसे कोई महत्वपूर्ण किताब पढ़ें और देखें कि आप कैसे पढ़ते हैं। क्या आप बेचैन होते हैं, पन्ने पलटते रहते हैं, या आप लेखक के तर्क को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं बनाते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना, वो भी अलग नहीं है। हम अक्सर लोगों को ठीक से समझ नहीं पाते क्योंकि हम सतह से आगे नहीं बढ़ते। हम व्यक्ति का मुखौटा, पर्सोना देखते हैं, उसके पीछे के असली इंसान को नहीं। ऐसा करने के लिए एकाग्रता चाहिए। लेकिन हम शायद किसी को पूरी तरह जानने से डरते हैं, खुद को भी। हाँ, ये भी है। एकाग्र अवलोकन हमें या तो करुणा महसूस कराएगा या डर, जो आज के समाज के सुचारू संचालन के लिए शायद ठीक नहीं है। सब कुछ स्मूथ चलना चाहिए, कोई गहरी भावना नहीं। एकाग्रता से ही अगला कदम आता है, ध्यान करना। हाँ, एकाग्रता से ध्यान का सीधा रास्ता जाता है। फ्रॉम 2 तरह के ध्यान की बात करते हैं। एक है ऑटो सजेस्टिव टेक्निक से हल्की समाधि या ट्रांस, जैसे प्रोफेसर शूल्स की ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। ये मानसिक और शारीरिक आराम देती है। और दूसरी तरह? दूसरी वो है जिसका मुख्य उद्देश्य अनासक्ति, लोभहीनता और भ्रमहीनता की उच्च डिग्री प्राप्त करना है।
यानी होने के मोड के उच्च स्तर तक पहुंचना। इसके लिए वो बौद्ध ध्यान का जिक्र करते हैं। हाँ, खासकर बौद्ध ध्यान का वो रूप जो सरल है, जिसमें रहस्यवाद नहीं है और जो ऑटो सजेशन पर आधारित नहीं है। न्यायनापुनिका महाथेर की किताब द हार्ट ऑफ बुद्धिस्ट मेडिटेशन का वो हवाला देते हैं। इस ध्यान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं के प्रति अधिकतम जागरूकता, मैक्सिमम अवेयरनेस हासिल करना। इसे माइंडफुलनेस का मार्ग, वे ऑफ माइंडफुलनेस कहा जाता है, जिसे बुद्ध ने एकमात्र मार्ग कहा था। माइंडफुलनेस का अभ्यास सिर्फ ध्यान सत्रों में ही नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे दैनिक जीवन के हर पल में करना है, यानी हर काम पूरी एकाग्रता और जागरूकता से करना। चलना, खाना, सोचना, देखना, ताकि जीवन पूरी तरह पारदर्शी हो जाए। हम जो कर रहे हैं उसके प्रति पूरी तरह सचेत हों। पहला अभ्यास सांस पर ध्यान देना है। हाँ, पर यह सांस लेने का व्यायाम नहीं है, ये माइंडफुलनेस का व्यायाम है। सांस को नियंत्रित नहीं करना है, बस उसके स्वाभाविक आने जाने का निरीक्षण करना है, उसके प्रति जागरूक रहना है। और इसके बाद? क्लासिक बौद्ध ध्यान में सांस के बाद शारीरिक मुद्राओं, शरीर के सभी कार्यों, भावनाओं, मन की अलग अलग अवस्थाओं जैसे गुस्सा, खुशी, उदासी और मन में आने वाले विचारों के प्रति स्पष्ट जागरूकता शामिल है। लेकिन जो लोग बौद्ध सिद्धांतों जैसे पुनर्जन्म से सहमत नहीं है, क्या वो भी इसे अपना सकते हैं? हाँ, फ्रॉम कहते हैं कि वो भी इसके मूल सिद्धांतों को स्वीकार कर सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य लालच, घृणा और अज्ञान या भ्रम पर काबू पाना है और वास्तविकता के प्रति अधिकतम जागरूकता विकसित करना है। न्यायनापुनिका खुद कहते हैं कि माइंडफुलनेस चेतना की स्पष्टता और तीव्रता बढ़ाती है और वास्तविकता की सच्ची तस्वीर पेश करती है। ये अचेतन मन के साथ मित्रवत संपर्क बनाती है और आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। फ्रॉम ने इसे और बेहतर बनाने के लिए 2 सुझाव दिए हैं। हाँ, एक शरीर के प्रति और अधिक जागरूकता के तरीके जोड़ना, जैसे सेंसरी अवेयरनेस या ताई ची। हाँ। और दूसरा साइको एनालिसिस, जिसका उद्देश्य मन के अचेतन पहलुओं की गहरी समझ हासिल करना है। न्यायनापुनिका भी इससे सहमत थे कि इसे पारंपरिक ध्यान में जोड़ा जा सकता है। तो अब बात करते हैं साइको एनालिसिस और आत्म जागरूकता की। क्या साइको एनालिसिस सिर्फ मानसिक बीमारियों, न्यूरोसिस के इलाज के लिए है या इसका कोई बड़ा रोल हो सकता है? आमतौर पर तो यही माना जाता है कि ये दमित यौन यादों को बाहर निकालने और न्यूरोसिस का इलाज करने का तरीका है। लेकिन फ्रॉम मानते हैं कि ये फ्राइड की खोजों की गहराई को कम आंकना है। फ्राइड खुद भी बाद में जीवन और मृत्यु प्रवृत्ति के संघर्ष की बात करने लगे थे, जो सिर्फ लिबिडो या यौन ऊर्जा के सिद्धांत से आगे जाती है। हाँ, और फ्राइड ने दमन, प्रतिरोध और ट्रांसफरेंस को साइको एनालिसिस का सार माना था, न कि सिर्फ लिबिडो सिद्धांत को। फ्राइड अपने समय की सोच में बंधे थे, है ना? उन्हें यौन ऊर्जा के अलावा किसी और मानसिक शक्ति की कल्पना करना मुश्किल लगा। हाँ, लेकिन अगर हम लिबिडो सिद्धांत से आगे बढ़ें तो साइको एनालिसिस का सार क्या है? यही कि मनुष्य में परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां होती हैं। हम इन संघर्षों के प्रति जागरूक होने का विरोध करते हैं। हम बहाने बनाते हैं ये दिखाने के लिए कि कोई संघर्ष है ही नहीं, और इन संघर्षों के प्रति जागरूक होने का एक मुक्तिदायक प्रभाव होता है। फ्रॉइड ने इन दमित चीजों का अध्ययन करने के ठोस तरीके भी खोजे थे। बिल्कुल, सपनों के विश्लेषण से, लक्षणों से, रोजमर्रा की भूलों से। उनका ऐतिहासिक महत्व सिर्फ दमित यौन इच्छाओं की खोज में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उन्होंने इस पारंपरिक सोच को तोड़ा कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही होता है। उन्होंने पाखंड को उजागर किया। उनका सिद्धांत आलोचनात्मक था। तो इस नजरिए से साइको एनालिसिस सिर्फ थेरेपी से आगे जाकर आंतरिक मुक्ति पाने का एक तरीका हो सकता है, दमित संघर्षों की जागरूकता के द्वारा। हाँ, हो सकता है, लेकिन इसके कुछ खतरे भी हैं। क्या खतरे? पहला, कि ये अपने मुश्किलों को खुद हल करने की जरूरत से बचने का एक आसान तरीका बन सकता है। लोग सोचते हैं कि जीवन में कोई संघर्ष या दर्दनाक निर्णय नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो ये कोई बीमारी है, ये भोलापन है। जैसे तलाक लेना है या नौकरी बदलनी है, ये मुश्किल फैसले हैं, पर लोग सोचते हैं कि ये न्यूरोटिक लक्षण हैं और उन्हें एनालिसिस की जरूरत है। हाँ, जबकि असल में वे अक्सर बस उस मुश्किल फैसले को टालना चाहते हैं। कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि एनालिस्ट उनके लिए फैसला ले लेगा या एनालिसिस से सब कुछ आसान और दर्दरहित हो जाएगा। दूसरा खतरा क्या है? कि व्यक्ति एनालिस्ट में एक नया पिता जैसा व्यक्ति, फादर फिगर ढूंढ लेता है और उस पर निर्भर हो जाता है। फ्रॉइड ने इसे ट्रांसफरेंस कहा था, बचपन के लगाव का ट्रांसफर। लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि ये संकीर्ण व्याख्या है। क्यों? क्योंकि वयस्क भी शक्तिहीन महसूस करता है, अपने अस्तित्व की वजह से भी और समाज की वजह से भी।
इसलिए वो हमेशा जादुई मददगार ढूंढता रहता है। पुजारी, राजा, नेता, पिता और अब एनालिस्ट। ये मूर्ति पूजा या अलगाव का ही एक रूप है। एनालिस्ट एक गुरु, वैज्ञानिक, पिता, पुजारी सबका मिश्रण बन जाता है, जो जीवन की असली समस्याओं को बस मनोवैज्ञानिक समस्याओं में बदल देता है। एक और खतरा है कि मरीज अक्सर सिर्फ बदलने का दिखावा करता है। हाँ, वो लक्षणों से छुटकारा चाहता है, पर विकास के साथ जो दर्द और पीड़ा आती है उसे अनुभव करने को तैयार नहीं होता। वो बातों से मुक्ति में विश्वास करता है, जो कि संभव नहीं है। और भावनात्मक अनुभव का दिमागीकरण भी एक खतरा है। व्याख्याओं से भरा एक ऐतिहासिक शोध जैसा बन गया है। एनालिस्ट अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए मरीज की बातों का इस्तेमाल करता है। ये व्याख्या द्वारा इलाज करने का तरीका बन गया है, एक बौद्धिक खेल, ना कि एक अनुभवात्मक यात्रा। इतने खतरों के बावजूद फ्रॉम मानते हैं कि साइको एनालिसिस में अपार क्षमता है। हाँ, अगर उसे सही ढंग से समझा और अभ्यास किया जाए, न सिर्फ न्यूरोसिस के इलाज में बल्कि एक नए काम में भी, जिसे वो ट्रांस थेरेप्यूटिक एनालिसिस कहते हैं। ट्रांस थेरेप्यूटिक एनालिसिस, इसका क्या मतलब है? इसका लक्ष्य सिर्फ लक्षणों के ठीक होने पर रुकना नहीं है, बल्कि थेरेपी से परे नए लक्ष्यों तक पहुंचना है। क्या है ये नए लक्ष्य? अधिकतम आत्म जागरूकता द्वारा मनुष्य की आत्म-मुक्ति, कल्याण, स्वतंत्रता, प्रेम करने की क्षमता, आलोचनात्मक सोच हासिल करना, होने को रखने पर तरजीह देना। इसके लिए फ्रॉयड के कुछ सिद्धांतों को संशोधित करना पड़ता है। हाँ, खासकर लिबिडो सिद्धांत को। ये यौनिकता और परिवार के बजाय मानवीय अस्तित्व की स्थितियों और समाज की संरचना को ज्यादा मौलिक मानता है। प्रक्रिया ज्यादा एक्टिव, सीधी और चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन मूल उद्देश्य वही रहता है। अचेतन इच्छाओं को उजागर करना, प्रतिरोध, ट्रांसफरेंस, बहानों को पहचानना और सपनों की व्याख्या। फ्रॉम एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं कि आज के समाज में एक समझदार व्यक्ति का न्यूरोटिक होना लगभग स्वाभाविक है। हाँ, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से अलग थलग नहीं हुआ है, जो संवेदनशील है, दूसरों के दुख से दुखी हो सकता है, जिसने होने का तरीका पूरी तरह नहीं अपनाया है, वो आज के समाज में अकेला और शक्तिहीन महसूस किए बिना नहीं रह सकता। उसे अक्सर एक ऐसे न्यूरोसिस से पीड़ित होना पड़ सकता है जो एक पागल समाज में रहने वाले एक समझदार व्यक्ति की स्थिति से पैदा होता है। वाह, तो अब बात करते हैं सेल्फ एनालिसिस के तरीकों की। क्या हम खुद अपना विश्लेषण कर सकते हैं? हाँ, फ्रॉम कुछ तरीके सुझाते हैं, लेकिन इसके लिए पहले वही बुनियादी चीजें सीखनी होंगी। स्थिर होना, आराम से बैठना और ध्यान केंद्रित करना। पहला तरीका क्या है? जब आप स्थिर रहने की कोशिश कर रहे हो तो जो विचार आ रहे हैं उन्हें याद करें और महसूस करें कि क्या उनमें कोई पैटर्न या संबंध है, या फिर किसी लक्षण से शुरू करें, जैसे थकान, उदासी, गुस्सा, और महसूस करें कि ये किसकी प्रतिक्रिया थी और जो भावना प्रकट हो रही है उसके पीछे अचेतन अनुभव क्या था। यहाँ सोचने के बजाय महसूस करने पर जोर है। बिल्कुल, तब तक महसूस करते रहना जब तक कि कुछ स्पष्टता ना आ जाए, जैसे थकान का कारण शायद कोई मुश्किल काम टालना हो, या किसी प्रियजन के प्रति मिलीजुली भावनाएं हो, या कोई दिखावटी दोस्ती निभाना हो। दूसरा तरीका वो फ्री एसोसिएशन जैसा है। विचारों को बस आने दें और उनके बीच छिपे कनेक्शन, या जहां विचार रुकते हैं, प्रतिरोध के बिंदु, उन्हें खोजने की कोशिश करें। तीसरा तरीका आत्मकथात्मक है। हाँ, अपने इतिहास के बारे में सोचें, बचपन की घटनाएं, डर, उम्मीदें, निराशाएं। खुद से पूछें, मैं किस पर निर्भर हूं? मेरे मुख्य डर क्या हैं? मेरा जन्म किस लिए हुआ था? मेरे लक्ष्य क्या थे और वो कैसे बदले? मैंने कहाँ गलत मोड़ लिया? मैंने गलती सुधारने की क्या कोशिशें की? मैं अब कौन हूं? अगर मैंने सही निर्णय लिए होते तो कौन होता? मेरा आत्मचित्र क्या है? मैं दूसरों को क्या दिखाना चाहता हूँ? हाँ, और इन छवियों और मेरे वास्तविक स्व के बीच कहाँ-कहाँ फर्क है? चौथा तरीका सचेत और असचेत जीवन लक्ष्यों के बीच की विसंगतियों को उजागर करना है। ये गुप्त प्लॉट वाली बात क्या है? फ्रॉम कहते हैं कि कई लोगों में दो प्लॉट चलते हैं। एक सचेत, आधिकारिक प्लॉट होता है जो दुनिया को दिखाते हैं, और एक गुप्त प्लॉट, सीक्रेट प्लॉट होता है जो असल में हमारे व्यवहार को चलाता है। ये ग्रीक त्रासदियों में भाग्य, मोयरा जैसा है। ओडिपस का उदाहरण दिया था उन्होंने। हाँ, कि उसका गुप्त प्लॉट है पिता को मारना और माँ से शादी करना। उसका सचेत प्लॉट है इससे बचना, लेकिन गुप्त प्लॉट ज्यादा मजबूत निकलता है। उन्होंने गुप्त प्लॉट के कुछ और उदाहरण भी दिए थे। हाँ, जैसे किसी का सपना कि वो ताबूत पर खाना खा रहा है और महान विचारकों की किताब में आखिरी हस्ताक्षर कर रहा है। इसका मतलब हो सकता है दूसरों के विचारों पर जीकर महान बनने की इच्छा, या माँ को क्रूर पिता से बचाना और उसकी प्रशंसा पाकर दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बनना।
या हर जीवित चीज को नष्ट करना ताकि अकेला रह सकूं, या किसी अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ना और उसकी मौत का इंतजार करना। ये तो काफी डरावने हैं। हाँ, पर ये हमारे अचेतन मन की गहराइयों में छिपे हो सकते हैं। पांचवा तरीका जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। हाँ, यानी कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियों पर काबू पाना, जैसे लालच, घृणा, भ्रम, डर, अधिकार जताना, आत्ममोह, विनाश, दूसरों को दुख देना, सैडिज्म, खुद को दुख देना, मासोकिज्म, बेईमानी, अप्रामाणिकता, अलगाव, उदासीनता, मृत्यु प्रेम, नेक्रोफिलिया, और कुछ सकारात्मक गुण हासिल करना, जैसे स्वतंत्रता, आलोचनात्मक सोच, देने की क्षमता, प्रेम की क्षमता। तो हमें इन बुरे लक्षणों की अचेतन उपस्थिति को, उनके बहानों को और वो कैसे हमारे चरित्र का हिस्सा बनते हैं, इसे उजागर करने का प्रयास करना है। बिल्कुल, और ये प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक होती है, चिंता पैदा कर सकती है। क्यों? क्योंकि हम अक्सर अपनी निर्भरता को प्रेम मान लेते हैं, अपनी व्यर्थता को दयालुता, अपने सैडिज्म को दूसरों का भला चाहना, अपनी विनाशकता को न्याय की भावना, अपने कायरता को समझदारी, अपने अहंकार को विनम्रता, इन सब के प्रति जागरूक होना मुश्किल होता है। अपनी बेईमानी को अशिष्ट न होने की इच्छा या विश्वासघात को वस्तुनिष्ठता मान लेना। हाँ, इन सब झूठे मुखौटों को तारना जरूरी है। और आत्मविश्लेषण में सिर्फ अपने अंदर झांकना नहीं, बल्कि दूसरों में और सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी वास्तविकता के प्रति जागरूक होना शामिल है। दूसरों का ज्ञान अक्सर आत्मज्ञान से पहले आता है। हाँ, क्योंकि दूसरों में हम वो चीजें ज्यादा आसानी से देख लेते हैं जो अपने अंदर नहीं देख पाते। हमें दूसरों के छिपे हुए पहलुओं के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो होता है वो सिर्फ आंतरिक नहीं बल्कि पारस्परिक, इंटरपर्सनल भी है। इसे कब और कैसे करना चाहिए? फ्रॉम सुझाव देते हैं कि इसे हर सुबह कम से कम 30 मिनट तक किया जाना चाहिए। इसे चलते फिरते या इंतजार करते समय भी किया जा सकता है। ये मुश्किल है, जैसा स्पिनोजा ने कहा था, सभी महान चीजें उतनी ही मुश्किल होती हैं जितनी वे दुर्लभ होती हैं। लेकिन अगर लक्ष्य पूर्णता नहीं बल्कि सही दिशा में चलना है तो शायद कठिनाइयां उतनी बड़ी ना लगें। बिल्कुल। अब आते हैं रखने की संस्कृति, कल्चर ऑफ हैविंग पर। फ्रॉम कहते हैं कि जीने के 2 आयाम हैं, करना, एक्टिंग, डूइंग, और चीजों से निपटना, डीलिंग विथ थिंग्स। हाँ, करना मतलब कुछ बनाना, कुछ रचना करना, और चीजों में सबसे पहली चीज हमारा अपना शरीर है, फिर लकड़ी, फल, जानवर, कपड़े वगैरह आते हैं। हर संस्कृति में चीजों और कर्मों का अनुपात अलग होता है। हाँ, जैसे आदिम शिकारी जनजाति के पास बहुत कम चीजें होती थीं, लेकिन आज का आधुनिक मनुष्य चीजों से घिरा हुआ है। पर क्या इसका मतलब है कि आधुनिक मनुष्य ज्यादा सक्रिय है? फ्रॉम कहते हैं जरूरी नहीं। सही, आदिम मनुष्य अपना सारा शारीरिक काम खुद करता था, लेकिन क्या वो सोचने, देखने, कल्पना करने में पीछे था? हमारी शिक्षा ज्यादा सोचने या कल्पना करने में कहाँ मदद करती है? औसत आदमी आज खुद बहुत कम सोचता है। वो डेटा याद रखता है, जानकारी रखता है, लेकिन खुद के अवलोकन या सोच से बहुत कम जानता है। आदिम मनुष्य की स्थिति अलग थी। हाँ, उसे खुद निरीक्षण करना पड़ता था, सीखना पड़ता था मौसम कैसे बदलता है, जानवरों का व्यवहार कैसा है, दूसरे इंसानों का व्यवहार कैसा है। उसका जीवन सीखने की एक लगातार प्रक्रिया थी। शिकार ने उसे जानवर और खुद की शारीरिक रचना सिखाई। पढ़ने लिखने की कला को हम प्रगति का अचूक संकेत मानते हैं। हाँ, लेकिन जिन लोगों में ये कला नहीं थी या कम थी, उनकी याददाश्त असाधारण होती थी। वेद, बौद्ध ग्रंथ, ओल्ड टेस्टमेंट, ये सब सैकड़ों वर्षों तक मौखिक रूप से ही तो प्रसारित हुए। जैसे ही हम कुछ लिख लेते हैं, हम उसे याद करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। कला में भी यही सिद्धांत दिखता है। बिल्कुल। 30,000 साल पहले की गुफा पेंटिंग आज भी हमें हैरान कर देती हैं। मिट्टी के बर्तनों और औजारों पर अलंकरण भी बहुत प्राचीन काल से मिलते हैं। भले ही इनका कोई जादुई उद्देश्य रहा हो, लेकिन चीजों को इतना सुंदर बनाना जरूरी नहीं था। हर गांव की अपनी शैली थी। ये साबित करता है कि उनमें एक सक्रिय सौंदर्य बोध था। तो निष्कर्ष ये है कि आदिम शिकारी बहुत कम चीजें बनाते थे, लेकिन वो सोचने, देखने, कल्पना करने, चित्रकारी करने में बहुत सक्रिय थे। हाँ, चीजों और कर्मों का अनुपात उनके लिए शायद 1:100 था, जबकि आधुनिक मनुष्य के लिए शायद 100:1 है। मध्ययुगीन कारीगर का जीवन भी अलग था। हाँ, उसका काम दिलचस्प था, उबाऊ नहीं। मेज बनाना एक रचनात्मक काम था। वो गायन, नृत्य जैसी सामूहिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता था। किसान की स्थिति बेशक खराब थी, फिर भी वो अपनी लोक संस्कृति पर आधारित एक समृद्ध सांस्कृतिक जीवन जीता था।
उसका लक्ष्य सिर्फ धन कमाना नहीं था, बल्कि अपनी क्षमताओं का उत्पादक उपयोग करना और होने का आनंद लेना था। और आधुनिक मनुष्य, वो अनगिनत चीजों से घिरा है, वो उन्हें बनाता है, पर क्या वाकई वह बनाता है? ये बड़ा सवाल है। विशाल कारखाने में काम करने वाला मजदूर कुछ नहीं बनाता। वो तो उत्पादन प्रक्रिया का एक पुर्जा है, एक जीवित उपकरण। इंजीनियर, स्टाइलिस्ट, मैनेजर भी शायद कार का दावा करें, लेकिन ये भी संदिग्ध है। मैनेजर के लिए कार एक वस्तु, कमोडिटी है, जिसका मूल्य उसके असली उपयोग से ज्यादा विज्ञापन द्वारा बनाए गए काल्पनिक उपयोग में है। आधुनिक मनुष्य भौतिक दुनिया में बड़े बड़े प्रभाव पैदा कर सकता है, लेकिन ये प्रभाव उसके प्रयासों के अनुपात में नहीं है। शक्तिशाली कार चलाने या हाइड्रोजन बम गिराने के लिए बहुत कम कौशल या प्रयास की जरूरत होती है। प्रयास और कौशल और परिणाम के बीच ये अलगाव आधुनिक समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण और रोगजनक विशेषता है। तो निष्कर्ष ये है कि आधुनिक मनुष्य मूल रूप से अपनी दुनिया के संबंध में बहुत असहाय है। हाँ, वो केवल शक्तिशाली इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वो प्रकृति पर हावी है, लेकिन ये प्रभुत्व भी एलियनेटेड है, यानी उससे कटा हुआ है। ये मेगा मशीन का परिणाम है। मनुष्य मशीनों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहता है। उनके बिना वो एक बच्चे की तरह शक्तिहीन है, इसीलिए वो मशीनों की पूजा करता है। वो उसे उसकी ताकत उधार देती हैं। अब आते हैं रखने के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ हैविंग पर। जो हमारे पास है वो हमारी संपत्ति है। हाँ, और संपत्ति की अवधारणा भी जटिल है। जैसे गुलाम का अपना शरीर भी उसका नहीं होता। मजदूर अपनी शारीरिक ऊर्जा का मालिक नहीं होता, क्योंकि उसे वो पूंजी के मालिक को बेचनी पड़ती है। संपत्ति को लेकर बहुत भ्रम रहा है। मार्क्स और समाजवादियों ने कभी नहीं कहा कि व्यक्तिगत संपत्ति जैसे कपड़े या किताबें, उनका समाजीकरण होना चाहिए। नहीं, वो पूंजी के स्वामित्व की बात कर रहे थे, उत्पादन के साधनों की, जैसे फैक्ट्री या जमीन, जो मालिक को दूसरों का शोषण करने में सक्षम बनाते हैं। फ्रॉम संपत्ति की अलग अलग अवधारणाओं में फर्क करते हैं। हाँ, पहला है पूर्ण अधिकार, चाहे आपने उसे बनाया हो या नहीं, आप उसके मालिक हैं। दूसरा 18वीं सदी का दृष्टिकोण, जो लॉक का था कि अधिकार बनाने के प्रयास पर आधारित है। तीसरा हेगल और मार्क्स का कि संपत्ति स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, लेकिन जब तक ये एलियनेटेड है, कटी हुई है, तब तक वो उसकी सच्ची संपत्ति नहीं हो सकती। जब समाज एक साझा उद्यम होगा तो मेरा या तेरा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एक और महत्वपूर्ण अंतर है उपयोग के लिए संपत्ति, फंक्शनल प्रॉपर्टी, और सिर्फ रखने के लिए संपत्ति, नॉन फंक्शनल डेड प्रॉपर्टी। हाँ, जर्मन में इसके लिए दो अलग शब्द हैं। बिजिट्स, जिस पर आप बैठते हैं, जिसे आप नियंत्रित करते हैं, और आइगेनटूम, जो आपका अपना है, आपसे जुड़ा है, जैसे आपका शरीर, रोजमर्रा के उपयोग की चीजें, आपके उपकरण। आज के समाज में चीजों का यह व्यक्तिगत चरित्र समझना मुश्किल हो गया है। सब कुछ बदला जा सकता है, डिस्पोजेबल है। तो सबसे मौलिक अंतर व्यक्तिगत, फंक्शनल और निजी संपत्ति के बीच है, न कि निजी और सार्वजनिक संपत्ति के बीच। हाँ, फ्रॉम के अनुसार यही है, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति भी अगर नौकरशाहों द्वारा नियंत्रित हो तो वो उतनी ही दमनकारी हो सकती है। कार्यात्मक संपत्ति, यानी वो चीजें जो हम सच में इस्तेमाल करते हैं, वो मनुष्य की एक अस्तित्वगत जरूरत है, जबकि संस्थागत संपत्ति, यानी सिर्फ मालिकाना हक, वो एक पैथोलॉजिकल, एक तरह की मानसिक जरूरत है। जब रखना सिर्फ निष्क्रिय उपभोग का साधन बन जाता है तो वो होने के लिए शर्त नहीं रह जाता। बिल्कुल, कंजूस और उड़ाऊ दोनों ही अंदर से निष्क्रिय और अनुत्पादक होते हैं। रखने का एक और काम है शक्ति देना। जिसके पास संपत्ति है वो शक्तिशाली है। मार्क्स ने इसका विश्लेषण किया था। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, इसलिए पैसे वाला सब कुछ है, भले ही वो बदसूरत, लंगड़ा, बेईमान या मूर्ख हो। तो मुख्य मुद्दा ये है कि क्या रखना व्यक्ति की गतिविधि और जीवंतता को बढ़ाता है या उसे पंगु बनाता है और आलस्य को बढ़ावा देता है। एग्जैक्टली। अब आते हैं रखने के मनोविज्ञान पर, साइकोलॉजी ऑफ हैविंग। कार्यात्मक संपत्ति के साथ क्या होता है? कार्यात्मक संपत्ति के साथ मैं केवल उतना ही रख सकता हूं जितना मैं उपयोग कर सकता हूं। इसके कुछ अच्छे परिणाम होते हैं। जैसे? पहला, मेरी गतिविधि लगातार प्रेरित होती है, मुझे चीजों का इस्तेमाल करना है। दूसरा, रखने का लालच मुश्किल से विकसित होता है, क्योंकि मैं उतना ही रखता हूं जितना काम का है। तीसरा, ईर्ष्या भी मुश्किल से पैदा होती है। और चौथा, खोने का डर नहीं होता, क्योंकि चीजें इस्तेमाल के लिए हैं, जमा करने के लिए नहीं। लेकिन संस्थागत रखना, यानी सिर्फ मालिकाना हक, वो एक बिल्कुल अलग अनुभव है। हाँ, वो बिल्कुल अलग है। फ्रायड ने इसे शैशवावस्था के गुदा कामुक चरण, एनल एरोटिक फेज से जोड़ा था। ये परिपक्वता से पहले का चरण है। अगर ये वयस्क होने पर भी हावी रहता है तो ये पैथोलॉजिकल है, यानी एक तरह की मानसिक गड़बड़ी है।
फ्राइड के लिए केवल रखने और अधिकार से संबंधित व्यक्ति एक न्यूरोटिक, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। फ्रायड ने मल को पैसे, अधिकार और गंदगी के साथ प्रतीकात्मक रूप से जोड़ा था। हाँ, भाषा में, लोक कथाओं और मिथकों में इसके बहुत प्रमाण हैं। जैसे बेबीलोन की मान्यता थी कि सोना नरक का मल है। सोना, गंदगी और मृत्यु का गहरा संबंध माना जाता था। फ्राइड ने सोचा कि ये इसलिए है क्योंकि सोना सबसे कीमती है और मल सबसे बेकार। लेकिन कार्ल फ्रॉम कहते हैं कि शायद इसका कारण है कि सोना मृत है, बांझ है, उसमें जीवन नहीं है। मिडास राजा का मिथक भी यही दिखाता है। हाँ, कि सोना सब कुछ बेजान कर देता है। तो रखने का जो मोड है वो असल में उत्पादक गतिविधि की क्षमता में कमी पर आधारित है। जितना ज्यादा व्यक्ति के पास होता है उतना ही कम वो सक्रिय प्रयास करने के लिए आकर्षित होता है। रखना और आंतरिक आलस्य एक दुष्चक्र बनाते हैं। कंजूस का उदाहरण लें। हाँ, वो पैसे और चीजों को बचाने के लिए जुनूनी होता है। उसका सबसे बड़ा आनंद अपने अधिकार के अनुभव में है। वो सिर्फ पैसा नहीं, अपनी ऊर्जा, भावनाएं, विचार सब कुछ बचाता है। वो मानता है कि ऊर्जा सीमित है, उसे खर्च नहीं करना चाहिए। वो शारीरिक मेहनत से बचता है, हर काम कम से कम तरीके से करता है। हाँ, और ये उसके यौन व्यवहार में भी दिख सकता है। वीर्य को बचाना। वो भावनाओं और विचारों पर भी ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता। वो भावनाओं को महसूस नहीं करता, लेकिन भावुक होता है, यानी भावनाओं के बारे में सोचता है, उन्हें महसूस करने के बजाय। रखी जाने वाली वस्तुओं में भी अंतर है, निर्जीव और सजीव। हाँ, निर्जीव वस्तुएं पैसा, जमीन, मालिक का विरोध नहीं करती, लेकिन सजीव प्राणी, खासकर मनुष्य, रखने और नियंत्रित किए जाने का विरोध करते हैं। बच्चे अपनी लाचारी के हथियारों से विरोध करते हैं, तोड़फोड़ करना, बाधा डालना। इसलिए मनुष्य पर अधिकार करने का प्रयास जरूरी तौर पर सैडिज्म के विकास की ओर ले जाता है, यानी दूसरों को नियंत्रित करने और दुख देने में खुशी मिलना। रखने का अंतिम उद्देश्य शायद खुद को रखना है। आई हैव माई सेल्फ। हाँ, ये पूर्ण आत्मोही व्यक्ति है। वो केवल खुद से भरा होता है। उसके लिए बाहर की दुनिया तभी वास्तविक होती है जब वो उसे प्रभावित करती है। उपभोग भी रखने जैसा ही है। तर्कसंगत उपभोग और अतार्किक उपभोग में फर्क है। बिल्कुल। भूख मिटाना या भोजन का आनंद लेना तर्कसंगत है, लेकिन लालच में या चिंता अवसाद मिटाने के लिए ज्यादा खाना अतार्किक है। फ्रॉम कहते हैं कि आजकल की तीव्र यौन इच्छा भी अक्सर लालच का ही रूप है, एक दूसरे को खा जाने, पूरा अधिकार करने का प्रयास। तो इन सब बातों के बाद फ्रॉम रखने से कल्याण तक की बात करते हैं। हाँ, कल्याण यानी एक व्यक्ति के रूप में अच्छी तरह से काम करना, न कि एक मशीन या उपकरण के रूप में। यही सर्वोच्च लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने के दो मुख्य तरीके हैं। क्या है वो तरीके? पहला अपने आत्ममोह को तोड़ना और दूसरा अपने अस्तित्व की संपत्ति संरचना यानी हैविंग मोड को तोड़ना। आत्ममोह यानी सिर्फ खुद पर केंद्रित होना। हाँ, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति की सारी रुचि, सारा जुनून खुद पर, अपने शरीर पर, अपनी जरूरतों पर, अपने विचारों पर केंद्रित होता है। उसके लिए केवल वो और उससे संबंधित चीजें ही असली हैं। बाहर की दुनिया बस धुंधली सी है। वो दुनिया के प्रति तभी जागरूक होता है जब वो उसे प्रभावित करती है, तारीफ से या आलोचना से। आत्ममोही व्यक्ति ने अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना ली है। वो सब कुछ है, दुनिया कुछ भी नहीं, या यूं कहें वो ही दुनिया है। और ये कई भेसों में छिप सकता है। हाँ, इसे खोजना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इसे खोजा और कम नहीं किया गया तो आत्मपूर्ति का, कल्याण का आगे का रास्ता बंद हो जाता है। स्वार्थ, इगोटिज्म, सेल्फिशनेस आत्ममोह से अलग है। हाँ, थोड़ा अलग है। स्वार्थी व्यक्ति जरूरी नहीं कि बहुत आत्ममोही हो। वो दुनिया को समझ सकता है, लेकिन वो सब कुछ अपने लिए चाहता है। देने, साझा करने, एकजुटता, सहयोग, प्रेम में उसे कोई आनंद नहीं आता। वो एक बंद किला है। विकास के लिए दोनों को तोड़ना जरूरी है। स्वार्थ पर काबू पाने के लिए पहला कदम क्या है? पहला कदम है इसके प्रति जागरूक होना, मानना कि हाँ, मैं स्वार्थी हूं। दूसरा कदम है रखने वाले मोड़ की जड़ों के प्रति जागरूक होना कि ये कहाँ से आ रहा है। शायद शक्तिहीनता की भावना से, जीवन के डर से, अनिश्चितता के डर से, लोगों पर अविश्वास से। लेकिन सिर्फ जागरूकता काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे अभ्यास में बदलाव के साथ जोड़ना होगा। सबसे पहले स्वार्थ की पकड़ ढीली करके, थोड़ा देना शुरू करके, थोड़ा साझा करना शुरू करके। इस प्रक्रिया में चिंता होगी। हाँ, बिल्कुल होगी। चीजों को खोने पर ऐसा लगेगा जैसे खुद को खो रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ संपत्ति से ही नहीं चिपके रहते। अपनी आदतों से, विचारों से, अपनी पहचान से, अपनी छवि से भी चिपके रहते हैं। इन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन इस कोशिश में जो चिंताएं उभरती हैं, अगर हम उन्हें ना माने, उनसे डरे नहीं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। और इस प्रक्रिया के साथ साथ खुद से बाहर निकलकर दूसरों की ओर मुड़ने का प्रयास करना होगा। हाँ, यानी अहंकार से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में,
प्रकृति में, विचारों में, कला में, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं में रुचि लेना। रुचि का शाब्दिक अर्थ है बीच में होना या वहां होना। ये सिर्फ बाहर खड़े होकर देखने वाले दर्शक से अलग है। और जब व्यक्ति ये सब करने लगता है, हाँ, जब व्यक्ति में आत्ममोह और स्वार्थ की जेल की सलाखों को ढीला करने की इच्छा और दृढ़ संकल्प होता है, जब उसमें इस प्रक्रिया में होने वाली चिंता को सहन करने का साहस होता है, तो उसे खुशी और ताकत की पहली झलक मिलती है, कल्याण का पहला अनुभव होता है। तो केवल तभी प्रक्रिया में एक नया मोड़ आता है। बिल्कुल, ये नया अनुभव, कल्याण का अनुभव, आगे बढ़ने के लिए सबसे शक्तिशाली प्रेरणा बन जाता है। तो संक्षेप में, जागरूकता, इच्छा शक्ति, अभ्यास, भय और नए अनुभव को सहने की क्षमता, ये सभी व्यक्ति के परिवर्तन के लिए जरूरी हैं। हाँ, और एक निश्चित बिंदु पर व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों की ऊर्जा और दिशा इस हद तक बदल जाती है कि उसकी पहचान की भावना भी बदल जाती है। संपत्ति मोड में आदर्श वाक्य है, मैं वो हूं जो मेरे पास है। हाँ, और सफलता के बाद ये बनता है, मैं वो हूं जो मैं करता हूं, एक एक्टिव, गैर एलिनेटेड गतिविधि के अर्थ में, या फिर बस मैं वो हूं जो मैं हूं, आई एम वॉट आई एम। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की किताब पसंद आई होगी। और किताबों पर ऐसी ही गहरी चर्चा के लिए हमारे चैनल किताब वाइब्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।